हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल टाइम टू फिजिक्स पे आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अध्यारोपण का सिद्धांत और वैद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का क्या टॉपिक है हमारा। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने समझा था किस तरीके से निकलता है, किस तरीके से जनरेट बनता है, और हमने कहा था कि किसी भी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों, आज हम देखने वाले कि वो वैद्युत क्षेत्र आखिर किस वजह से बन रहा है। तो बच्चों, जो किसी भी चार्ज, सपोज दैट यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये कोई चार्ज ले लिया प्लस क्यू। तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, वो यहां से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। किस वजह से? ये जो होती है बच्चों, इसको बोलते हैं फोर्स लाइन, जो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहा जाता है प्लस से बाहर और माइनस के अंदर। तो बच्चों, जैसा कि आपके सामने डिस्क्राइब मैंने किया हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या मतलब है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। निष्कोण का मतलब होता है बच्चों स्मूथ कर्व, जिस पर एक स्वतंत्र व पृथकृत यानी कि आइसोलेटेड एकांक धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो बच्चों, आइए समझते हैं इसको हम किस तरीके से। तो हमने कहा कि ये हमने क्या ले लिया बच्चों, कोई प्लस चार्ज। तो बच्चों, इस तरीके से इसके चारों तरफ क्या जनरेट होगा, इस तरीके से ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बच्चों, इसमें फोर्स लाइन कैसे हम बनाएंगे, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से। तो बच्चों, इस पे हम फोर्स लाइन कैसे बनाएंगे, इससे बाहर निकलती हुई, क्योंकि प्लस चार्ज लेके चल रहे हैं ऐसे, इस तरीके से। ये बच्चों हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, फोर्स लाइन को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्स लाइन को। वहीं अगर इसके ऑपोजिट हम बच्चों माइनस चार्ज लें तो उसके लिए कैसा लेंगे। सपोज दैट ये हमने क्या ले लिया है, माइनस चार्ज। तो अब बच्चों इसके चारों तरफ ये क्या जनरेट होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों यहां से क्या दिखाई देगा, देखिए। तो ये क्या होगा बच्चों, इसमें यहां पे दिखाई देगा इसके अंदर आती हुई, इस तरीके से ऐसे। देखिए बच्चों, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। समझ रहे हो बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये हमारा जो रिप्रेजेंट हो रही है, ये हमने जो दिखाई हुई है यहाँ पे बच्चों, ये क्या है, हमारी क्षेत्र रेखाएं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वैद्युत बल रेखाओं के गुण, फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्स लाइन। आप जैसा चाहे वैसा कह सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें हमारा, ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो बच्चों किस तरीके से, जैसा कि अब आपको दिख रहा होगा, अगर इसी को हम एक दूसरे के समीप लेके आ जाए, एक साथ लेके आए, तो बच्चों ये हमको किस तरीके से दिखाई देगा। देखिए, हमने कहा ये प्लस और ये क्या है बच्चों, माइनस। तो बच्चों ये प्लस से निकलेंगी और किस पे जाके एंड करेंगी, माइनस पे। किससे निकलेंगी, प्लस से, और एंड किस पे करेंगी बच्चों, इस तरीके से। किस पे एंड करेंगी, इस तरीके से, माइनस पे। बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब कि आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इस पे आप यदि आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, वैद्युत क्षेत्र को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि उस दिशा में जो हमारा कटान बिंदु होगा उस पे स्पर्श रेखाएं दो खींची जा सकती हैं, और दो स्पर्श रेखाएं होंगी तो वो बच्चों दो ही वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी, और दो वैद्युत क्षेत्र होंगे तो वहां पे उस बिंदु पर बल की दिशाएं भी कितनी होंगी, एक साथ दो, जो कि क्या है बच्चों, असंभव है। यानी कि सीधा सीधा ये है कि ऐसे नहीं होगा, एक फोर्स लाइन ऐसे आ रही है और एक फोर्स लाइन इसको कट करके आएगी, इस तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। तो यही हमको इस पे यहाँ पे हम सीखना चाह रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। मतलब कि ऐसे, इस तरीके से ये अपनी लंबाई के अनुदिश,
क्या प्रयत्न कर रही है, खिंची, जैसे एक लचकदार डोरी होती है और वो उसमें क्या रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो वो सिकुड़ने का प्रयत्न करता है। यही कारण होता है कि जो हमारे ऑपोजिट चार्जेस होते हैं उनके बीच में सदैव कैसा लगता है बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स। ये रीजन है मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसा कि मैंने कहा भी था कि आखिर प्लस और माइनस जो चार्जेस हैं वही क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, जबकि सेम चार्जेस क्या हो रहे हैं, हमारे रिपल हो रहे हैं। तो बच्चों उसका रीजन क्या है, एक रीजन उनका ये भी है कि ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये एक लचकदार डोरी की तरह अपने आप में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं और यही कारण है कि जो हमारे सेम चार्जेस होते हैं उनके बीच में बच्चों कैसा फोर्स लगता है, रिपल लगता है। तो समझते हैं यहाँ पे हम इस बात को क्या कह रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये अपनी लंबाई के अनुदिश क्या करती हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, क्योंकि हमने कहा कि कोई भी बिंदु ले लीजिए, वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन लेंगे तो यहाँ पे ये भी प्लस पॉइंट चार्ज बनाएगा, यहाँ ये भी प्लस बनाएगा, और अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या कह रहे हैं कि ये अपनी लंबाई के लंबवत, अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से हटने का प्रयत्न कर रही हैं। तो यही रीजन है बच्चों कि जो हमारे सेम चार्जेस होते हैं उनके बीच में सदैव कैसा फोर्स लगता है बच्चों, रिपल्सिव फोर्स। तो हमने क्या सीखा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं उसके बारे में हमने सीखा, और वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। अब बच्चों जानते हैं, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए। ये परीक्षा में आपसे 2 नंबर में अक्सर सवाल पूछा जा सकता है। तो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान भी है, सीधा आप याद भी रख सकते हैं। पहला पॉइंट कि ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पे एंड करती है। दूसरा हम कह रहे हैं कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर यदि आप कोई एक सीधी रेखा लेंगे तो वह वहां पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा को और उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। थर्ड हम क्या कह रहे हैं बच्चों, कोई भी बल रेखाएं या कोई भी 2 बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि इस दशा में यदि वो एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पे 2 कटान बिंदु होंगे, और 2 कटान बिंदु होंगे, वैद्युत क्षेत्र 2 होंगे, वहां पे फोर्स भी 2 दिखाए जाएंगे एक ही बिंदु पर और एक ही आवेश के कारण, जो कि असंभव है, क्योंकि हमने कूलम्ब्स लॉ में समझा था कि किसी भी 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, सिर्फ एक ही रेखा के अनुदिश, ना कि 2 के। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं बच्चों हम, कि ये रेखाएं जो होती हैं बच्चों, ये खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह अपने आप में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। यही कारण है कि जो हमारे ऑपोजिट चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं बच्चों, ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में, मतलब अगर लंबाई ऐसे है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। यही कारण है कि हमारे जो सेम चार्जेस होते हैं उनके बीच में रिपल फोर्स होता है, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। तो बच्चों आशा करता हूं ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। 1 2 3। तो बच्चों हमने सीखा अभी किस प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को समझते हैं कि वो किसी भी बिंदु आवेश के चारों तरफ एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसका हम अजम्पशन लेके चलते हैं। और सेकंड हमने क्या कहा कि इनके गुण क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों आइए समझते हैं क्या मतलब है इसका, ये हमको क्या सिखाना चाह रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो हमने कहा कि इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लिया हम यहाँ पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी प्लस क्यू नोड चार्ज को लेके जा रहे हैं, यानी कि धन परीक्षण आवेश को। तो बच्चों हमें पता है कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, लेकिन कितने फोर्स के साथ ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे कितने फोर्स से करेगा, यहाँ पे कितने पे, यहाँ पे कितने पे, यहाँ पे कितने पे। तो इसी बात को हम क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या कह रहे हैं बच्चों, आइए समझते हैं इसको। तो हमने कहा वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश तथा, या ऐसा कह लीजिए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति का मतलब जैसा कि आप जानते हो बच्चों क्या कहते हैं, रेशियो, अनुपात। परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं
हमने ले लिया इस तरीके से, ये कोई प्लस चार्ज है और हमने कहा यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये कोई टेस्ट चार्ज क्यू नोट। तो इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो, और ये जो क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है, इसकी निष्पत्ति, इसके अनुपात को हम बच्चों क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समझते हैं, साथ ही हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि, क्या कहा बच्चों, यह एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा आप जैसा कि समझ ही चुके होंगे, इसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। जैसा कि हमने देखा भी था कि प्लस से बाहर की ओर और माइनस के अंदर की ओर, यानी कि प्लस से माइनस की ओर। तो हम इसको क्या कह रहे हैं बच्चों, ई, और किसके क्या कह रहे हैं, इस पे लगने वाला बल, और वो है हमारा परीक्षण आवेश, जिस पर वो फोर्स लग रहा है। किससे, जो बिंदु आवेश है, यानी कि जिसके वैद्युत क्षेत्र में हम परीक्षण आवेश को लेके जा रहे हैं। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखे तो कैसे लिखा जाएगा, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। क्लियर है बच्चों। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि एफ बराबर क्या निकाल सकते हैं बच्चों, हम ई इंटू क्यू नोट, जहां पे हम एफ को क्या कहेंगे, यहां पे वैद्युत बल, क्या कहेंगे बच्चों, वैद्युत बल। तो इसी आधार पे अब हम चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, ई का मात्रक, ई का मात्रक। तो एफ अपॉन क्यू बच्चों क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। एफ मतलब फोर्स का क्या हो गया बच्चों, न्यूटन प्रति कूलम। और हम जानते हैं बच्चों न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कूलम यानी कि चार्ज 80 एम्पियर सेकंड, क्या लिख सकते हैं बच्चों, एम्पियर सेकंड। तो इसी को अगर हम आगे देखें तो जो इसका यूनिट आएगा किसका बच्चों, ई का यूनिट, ये आएगा हमारा किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर सेकंड का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, -3, क्योंकि यहां प्लस का है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और साथ में क्या आएगा बच्चों, एम्पियर इनवर्स। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो एम, और मीटर के लिए क्या लगाएंगे, एल, सेकंड के लिए टी -3, और ए के लिए -1। तो जैसा कि आप सुबह से फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो बच्चों मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, तो इसका शॉर्ट ट्रिक हम किस तरीके से याद रख सकते हैं बच्चों, 11 माइनस के 31, यानी कि m की पावर 1, l की पावर 1, फिर आगे की माइनस की आएंगी जिसमें t की पावर 3 रहेगी और a की पावर 1 रहेगी माइनस की। क्लियर बच्चों। तो यह हमारा टॉपिक है, इसी पर आधारित हम आगे को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसी के आधार पर अगले हमारे क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या हमारी क्वेरी आ सकती है, और परीक्षाओं में हमसे क्या क्या और पूछा जा सकता है। तो आशा कर रहा हूं बच्चों अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, आपने नोट्स बना लिए होंगे। आप हमारे चैनल से बने रहिए, आपको लेक्चर हम जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल सीक्वेंस है, बिल्कुल टॉपिक वाइज आपके पास मैं लेक्चर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बस आप पढ़ते रहिए। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट किसी भी प्रकार से आता है तो उसको बीच बीच में कमेंट जरूर करें और बताएं मुझे कि सर हमें यहां पे दिक्कत आ रही है, हमें समझाइए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों हमने देखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से निकाली जा सकती है, E बराबर एफ अपॉन क्यू, या अगर क्यू नोट चार्ज है तो क्यू नोट की बात करेंगे, यदि कोई क्यू चार्ज है तो क्यू की बात करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब क्या, हम कोई पॉइंट चार्ज लेंगे, उससे अगर हम किसी दूरी को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि जिस बिंदु पर हम चार्ज निकाल रहे हैं, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, यदि हम उस दूरी को बढ़ाते जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो बच्चों आइए देखते हैं। हमने कहा मान लीजिए कि ये क्या है बच्चों, यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, और हमने कहा इससे लगभग, हमने क्या कहा, इससे r मीटर की दूरी पर यहां कोई बिंदु है, यानी कि P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है कि वैद्युत क्षेत्र की इस पर तीव्रता क्या रहेगी। तो सबसे पहली बात बच्चों, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ई वेक्टर प्लस से इस दिशा में। अब बच्चों इसको किस तरीके से निकालते हैं, हम इसको यहां पे समझने वाले हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या कहा, माना कोई प्लस क्यू आवेश किसी ऐसे
माध्यम में स्थित है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। माना इससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर बच्चों? तो अब आगे समझते हैं कि मान लीजिए इस बिंदु P पर हमने क्या रख दिया, कोई प्लस Q नॉट चार्ज। तो अब देखिए बच्चों क्या होता है, अक्सर कुछ बच्चों के मेरे पास क्वेरी आती है कि सर आखिर हम डेरिवेशन की थ्योरी कैसे लिखें। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको जैसा टीचर समझाता है उसको याद करने की कोशिश करते हैं, या जैसे बुक्स में लिखा हुआ है उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। बच्चा देखता है कि अगर लाइन ऊपर नीचे होगी तो कंफ्यूज हो जाता है कि वहां पे कौन सी लाइन थी, अब इससे आगे क्या आएगा। तो ये ऐसा बिल्कुल ना करें, आप अपनी बुद्धियों का सदुपयोग करें और थोड़ा सोचें कि जो आपने फिगर छोटा भी ले रहे हैं चाहे बड़ा ले रहे हैं, उसने आप में क्या डिस्क्राइब किया है, उसी को बस आपको लिखना होता है, उसी को आपको बताना होता है, जिसे हम थ्योरी कहते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि कोई प्लस Q आवेश है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। फिर हमने क्या कहा कि इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल मैंने वही बातें लिखी हैं जो मैंने यहां पे डिस्क्राइब की हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, माना बिंदु P पर कोई धन परीक्षण आवेश प्लस Q नोड स्थित है, तब इस पर कूलाम के नियम से बच्चों, कूलाम का नियम क्यों लगा रहा हूं मैं यहां पे, क्योंकि दो चार्जेस हो गए हैं, एक Q और एक ये वाला Q नोट। और हमने पढ़ा है कि दो बिंदु आवेश जब रखे होते हैं एक दूसरे के संपर्क में तो उन पर वैद्युत बल कार्य करता है, जिसको हम कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। और बच्चों वो वैद्युत बल कितना होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, और साथ में क्या आएगा Q नोट बटे R स्क्वायर। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे Q1 क्या है Q और Q नोट क्या है बच्चों, सॉरी Q2 क्या है Q नोट। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कह देंगे, फर्स्ट। और अभी हमने क्या देखा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम बच्चों क्या लिखते हैं E, ये किसके बराबर होती है, F अपॉन Q नोट के। तो समीकरण 1 से हम बच्चों यहाँ पे क्या रखेंगे, F की वैल्यू रखेंगे, तो E बराबर क्या निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट K Q नोट बटे R स्क्वायर, और सारे के अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों Q नोट। तो Q नोट से ये Q नोट कैंसिल आउट होगा, तो E बराबर निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट K Q बटे R स्क्वायर। फिर हम क्या लिखेंगे बच्चों, वायु या निर्वात के लिए हम जो परावैद्युतांक है उसकी वैल्यू बच्चों क्या लेते हैं 1। तो अब हमारा जो E निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे R स्क्वायर। यही क्या होता है हमारा, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और निकल के आएगा बच्चों इतने न्यूटन प्रति कूलाम। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे एक ही चार्ज क्यों लिया है, मान लो अगर इसके समीप यहाँ पे मान लीजिए एक और होता Q1, एक और होता बच्चों Q2 और सेम R दूरी पे होते हैं इससे, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती। तो हम लिखेंगे यदि आवेश Q1 Q2 Q3 स्थित हैं, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चों तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इनके अलग अलग, यानी कि यहाँ पे हम क्या लेंगे E1 वेक्टर, यहाँ पे क्या लेंगे E2 वेक्टर, इसी तरीके से जितने भी हमारे वैद्युत क्षेत्र होंगे उसका जो सदिश योग होगा तो परिणामी उस योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 En वेक्टर। तो बच्चों ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कंसेप्ट, क्योंकि 12th क्लास में इतना कंसेप्ट आपसे नहीं पूछा जाता है, सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा सकती है। तो आशा करता हूं आपने आज की वीडियो से भी कुछ नया सीखा होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 3।
तो बच्चों आज हमने सीखा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा कि किस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालते हैं F/Q0 से, यानी कि बल और जो हमारा परीक्षण आवेश है उसकी निष्पत्ति को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, किस तरीके से काम करती है। अच्छा, हम यहाँ पे चाहे तो बच्चों एक बात और बता सकते हैं इस सूत्र से कि जो E होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, R² के। जैसा मैं कह भी रहा था कि अगर आवेश से दूरी बढ़ती जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बात समझ में आ रही होगी आपको। तो आशा करता हूं आप आज की क्लास में आपने अच्छे से बातों को पढ़ा होगा, सीखा होगा, नोट्स आप बना रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।